फिलिस्तीन नाम की चीज कोई इससे पहले नहीं थी। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग जब जब हमले में हजारों साल से, याद रखिएगा, इसी इन्हीं आने वालों में मंगोल भी थे, कर्कश भी थे, इसी के अंदर अर्मेनियंस थे, इसी के अंदर कुर्द थे। ये सब आकर के वेस्ट बैंक से लेकर के इजराइल के जेरूसलम के इलाका वहां बसे हुए थे। महमूद अब्बास साहब का खुद का बयान आया है कि हमास के लोगों ने ये टेररिज्म फैला करके इन लोगों ने हमारे कॉज को डैमेज किया है। हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हक की, तो उन्होंने डैमेज किया है, हमें नुकसान हुआ है और हमसे हमास से कोई मतलब नहीं है। अब मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हम सबके फेवरेट और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी खास फेवरेट डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी एक बार फिर से हमारे यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, आदाब, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आजकल आप हर जगह सारे चैनल्स पे कैप्टन रिजवी छाए हुए हैं। कितने सारे लोग मैसेजेस ईमेल कर रहे हैं मुझे, आपके नंबर मांग रहे हैं। कैप्टन रिजवी चारों तरफ है आजकल इस आपको तरह मेरा का। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबका जी। सवाल कैप्टन रिजवी यही है कि जब से हमास ने इसराइल पे हमला किया है और 7 अक्टूबर, काफी लंबा अरसा बीत गया और लगातार ये जंग जारी है। दोनों तरफ मिलाकर जी 5,000 लोग जो खासतौर से सिविलियंस है वो मारे गए हैं। सवाल ये है कि हमास ने जो आतंकवादी हमला किया उसकी निंदा भारत ने बिना वक्त और बिना देरी किए की और ना ही कोई इफ एंड बट लगाया। लेकिन वो लोग जो जी अरसे से आतंकवाद के खिलाफ और मानवाधिकार के आधार पर लड़ाई लड़ते आए हैं, हमास के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा, बल्कि भारत से ये डिमांड है कि आप इसराइल को आतंकी नेशन घोषित कर दीजिए। ये अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई है तो आतंक में ये इतनी कन्वीनियंस क्यों दिख रही है? एक मत क्यों नहीं नजर आ रहा है अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो? कौन कहता है कौन आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ये बताइए। टीवी चैनल पे बढ़ जाते हैं, सोशल मीडिया बैठ करके, तो आतंकवाद से नहीं लड़ा जाता है। आतंकवाद से लड़ा जाता है निकल करके। आतंकवाद से लड़ा गया था जब हमारे यहाँ बालाकोट हुआ था, सीधे कहते नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो आतंकवाद से लड़ाई है कि उनको जड़ से खत्म करने के लिए। और अब जो हम बैठ करके सोशल मीडिया पे या टेलीविजन के ऊपर बैठ करके हम आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शब्दों से लड़ाई बहुत देर तक लड़ी नहीं आती। हम ये बात अलग है कि हम लोगों को तैयार करते हैं, मेंटली उनको तैयार करते हैं। भाई आप जिनको रहनुमा समझ रहे हो, वो रहनुमा नहीं है, वो आपके आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी वो हैं जिनकी वजह से आज बच्चे औरतें मर रही हैं। आतंकवाद वो होता है अगर के जिसको जरा सी किसी इंसानियत से हमदर्दी है, तो वो पब्लिक के बीच से हट करके आतंकवाद अपना चलाता है। लड़ा जाए करना फौज से, मारे मर जाए। औरतें बच्चों की आड़ नहीं लेता है। अब बताइए, औरतों को बच्चों के बीच के अंदर जाते, घनी आबादी। अब गाजा पट्टी में सीधे आ रहा हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गाजा पट्टी के अंदर हमास वालों ने जो अपने बेसेस बनाए थे, अब बड़ी बिल्डिंग खड़ी है टॉल, उसके बेसमेंट में आपने बना रखा है। आप ह्यूमन को शील्ड बना लेते हैं, औरतों को शील्ड बना लेते हैं, बच्चों को शील्ड बना लेते हैं। तो जाहिर है कि आप अब देखिए इस दफे जो हुआ है, आतंकवाद वाला अटैक नहीं था, ये मिलिट्री की सीधी हमला था इनका। जैसे उन्होंने नेवी से हमला किया, इन्होंने पैरा मोटर पीठ में बांध के ऊपर से मशीन गन बरसा दिया, यानी एक तरह से एरियल अटैक भी करी इन्होंने। ड्रोन का भी सुना है कि इन्होंने वो किया है, हमला किया उससे। और इन्फेंट्री टाइप से इनकी मिलिट्री भी आई। तो जिस ढंग से इन्होंने हमला किया था, ये आतंकवादी हमला नहीं था। ये पूरा हमास ने हमला इसराइल पे किया था, इसराइल ने उसी तरह से रिटेलिएशन किया और मिलिट्री का किया उन्होंने। तो उनको इस चीज की अकल होनी चाहिए कि इतनी घनी आबादी में रहते हो, रमाला वाले दूर रहते हैं, वेस्ट बैंक वाले, वेस्ट बैंक वालों से आपकी बनती नहीं है, और आप गाजा पट्टी में अपनी हुकूमत एक तरह चलाते हो। जैसे कार्टेल होता है ना, कोलंबिया में चलाइए, वहां पे जो ड्रग वाले हैं उनका कार्टेल है, उन्हीं की हुकूमत चलती है, उन्हीं की सब कुछ चलता है, और बच्चे सब उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह, हर युग में, हर जगह हुआ है। इटली का इलाका है पलेर्मो, वहां से माफिया वर्ल्ड निकला। ये 60-70s में माफिया वर्ल्ड जो पलेर्मो कतानिया एक स्टेट होती है इटली की, वहां से शुरू हुआ कि साहब पूरी दुनिया उनसे डरती थी, हुकूमत भी उनसे डरती थी, वो हुकूमत चलाते थे पैरेलल। वही गाजा पट्टी के हमास के लोगों ने किया। तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के और भी मुल्कों ने और कई इदारों ने इसको साबित कर रखा, प्रूव कर रखा है, और उनको बाकायदगी के साथ कहा गया कि साहब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब उन्होंने अपनी इस तरह से हमला किया,
हाँ, याद होगा आपको पिछले साल रमजान में इन्होंने रॉकेट दागे थे, 2000 रॉकेट दागे। 2000 रॉकेट जब दागे थे ताबड़तोड़, उससे 2 दिन पहले ईरान का फॉरेन मिनिस्टर सीरिया के अंदर दमाशक के अंदर इनके लीडर से मिल करके गए थे, और वो मिलकर के घर करके जब निकले हैं तो उनको प्रेस को उन्होंने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हमास को हमारी पूरी सपोर्ट है, हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हम पैसे से भी सपोर्ट देंगे, हर तरह सपोर्ट देंगे, और ये स्टेटमेंट उनकी पूरी दुनिया में देखा गया, सुना भी गया, उन्होंने खुद बयान दिया था, वो स्टैंड भी करते हैं उस बयान के ऊपर, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं खुल के, आपको पता ही है कि वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट ईरान करता है। तो जब वो देखकर निकले, 2 दिन हुए थे और उन्होंने तीसरे दिन उठाकर रॉकेट दागने शुरू की। अब रमजान के महीने के अंदर आप क्या कर रहे हो? रमजान तो इबादत का महीना होता है, उस महीने आप क्या यहूदियों पे रॉकेट फेंक रहे हो? इंसानियत पर रॉकेट फेंक रहे हो, वो भी तो इंसान है। आप यहूदी को इंसान नहीं मानते, बताइए आप। भाई यहूदियों का जिक्र तो कुरान मजीद के अंदर भी है, या यहूदी तो इस्लाम का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहते नहीं कि आखिरी प्रोफेट थे और उससे ईमान कंप्लीट होता है, इस्लाम आता है, तो जो जूइश हैं और जो इनका अपना जो मजहब वो 2000 साल पहले से था। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई। भाई आप 4 किताबें हैं, ज़बूर है, तौरा है जिसको तौरेत कहते हैं, इंजील है, वे कुरान है। एक तो चली गई वापस। तो अब तौरा जो है वो 2000 साल पहले से थी। यरूशलेम के इलाके के अंदर तो यहूदी रहते थे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हजरत इब्राहिम हजरत इब्राहिम को मानते हैं, उनके बच्चों को मानते हैं, हजरत इसहाक को मानते हैं जिसको आइजक कहा जाता है, हजरत याकूब को मानते हैं जिनको जैकब कहा जाता है, इसी तरह बनी इजराइल उनके बेटे होते हैं, ये पोते हैं हजरत इब्राहिम के, उनको माना जाता है। ये सब वहीं थे, मदीने में भी यहूदी थे। और आप ये अब ये कहें कि उन्होंने हमला किया और उन्होंने कब्जा कर दिया फिलिस्तीन पे, तो मैं एक लाइन कहूंगा, और मैं समझता हूं कि मैंने जो मेरी स्टडी कह रही है कि फिलिस्तीन जिसको कहते हैं, फिलिस्तीन नाम की चीज कोई इससे पहले नहीं थी। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग जब जब हमले में हजारों साल से, याद रखिएगा, इन्हीं आने वालों में मंगोल भी थे, कर्कश भी थे, इसी के अंदर अर्मीनियंस थे, इसी के अंदर कुर्द थे, ये सब आकर के वेस्ट बैंक से लेकर के इजराइल के जेरूसलम के इलाका वहां बसे हुए थे। कोई फौजी बन के आए थे ओटोमन के साथ, कोई ब्रिटिश आर्मी के साथ बन के आए थे। भाई हैफा में तो हमारे सिख रेजिमेंट लड़ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचाने के लिए लड़ी थी हैफा में। हैफा हिस्ट्री है इजराइल की, इंडियन सोल्जर था उसमें उस वक्त, ब्रिटिश मिलिट्री में, और उस टाइम फाइट चल रही थी वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इजरायली वहां पे पहले से यहूदी थे, और यहूदी जो रिलीजियस अपनी प्रैक्टिस करते हैं हमारी तो वेरी क्लोज इस्लाम से, बल्कि क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल नहीं मिलती है उनकी। और हजरत ईसा मसीह इनको कहते हैं, वो भी यहूदी थे पहले। ये आपको सबको पता है, हमको पता, किसको नहीं पता। तो डिटेल में पढ़ना चाहिए ना। हमारे जितने भी बहुत सारे दानिशमंद लोग हैं, मैं हर वक्त उलमा अकराम का मैं नाम नहीं लेता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी कई बात को मैं समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जब मैं पढ़ता हूँ उठा करके, अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने जैसे कुरान का तर्जुमा किया है, उसके इंटरप्रिटेशन किया है, और जब उनके फतवे जारी होते हैं, बड़ी मजेदार बात है कि कौम वालों को भी मानना पड़ता है और उम्मुल कुरा सऊदी अरब वालों को भी मानना पड़ता है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे स्टडी होती है, वहाँ का थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत ही सख्त है, और वो तर्जुमा उनका जो है काफ़ी 100% सही होता है। तो मैं वहाँ पर आता हूँ कि हमास के ऊपर, कि हमास को लोगों ने कहा फिलिस्तीनी आके जगह घेर ली और इजरायली आ गए। अगर आप देखिएगा 17वीं सेंचुरी में, 18वीं सेंचुरी में ऑटोमन ने जिस टाइम इनको मारना पीटना शुरू किया, इनको भगाया वहां से, जो भी आए लोगों ने इनको भगाया यहूदियों को। और यहूदी जिस वक्त वहां पर थे, तो अपने काम के अलावा यहूदियों ने उस टाइम अपनी फौज वौज नहीं बनाई थी, वो अपने की हिफाजत के लिए अपने को बचाने की कोशिश करते। अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, जबरदस्ती जिद करके कहेंगे नहीं तो मैं तो मुसलमान हूं, तो मुसलमान के एंगल से मैं पढ़ूंगा तो गलत। अगर आज भारत के अंदर महाभारत पढ़ी जाती है, वो हमें समझता हूँ कि महाभारत हर मुसलमान जानता है, मैं समझता हूँ रामायण जो हर मुसलमान भारत का जानता है। 20-22 करोड़ के बाद कोई कह दे कि रामचंद्र जी को नहीं जानता, कोई ये नहीं कह दे कि मैं महाभारत हम नहीं जानते, कृष्ण अर्जुन को नहीं जानते, तो गलत। इसी तरह वहां भी था। तो वहां पर इनको मार मार के भगाया गया, और यहूदी जाके दुनिया में जगह जगह फैल गए। वो जर्मन भी चले गए थे, वो इथोपिया गए थे। इथोपिया में देखिए, वहाँ पे ब्लैक हैं जो कन्वर्ट हो गए होंगे वहाँ के लोकल, तो ब्लैक उनको फ्लशर्स बोला जाता है। आज से कुछ साल पहले फ्लशर्स को लाके बसाने की कोशिश की थी, इसराइल ने अपने किया। तो जब ये चले गए थे, और
कब्जा कर लिया गया था। अब जिनको सो कॉल्ड हम फिलिस्तीनी कहते हैं, अगर आप पूछिएगा तो अरब उनको एक्सेप्ट नहीं करता फिलिस्तीनियों को। वो जानता कि इनका डीएनए कहाँ का है, उसके अंदर मंगोल है, उसके अंदर कुर्द हैं, उसके अंदर आप आर्मेनियंस हैं, उसके अंदर सेंट्रल एशिया के लोग हैं, वो मिल गया है। और उनका खान पान रहन सहन भी है। वो बात अलग है, वहाँ लोकल रह के अरबी बोलने लगे हैं, जैसे कि हम यहाँ हिंदी बोलने लगे हैं। हम नस्लें जोड़ेंगे, आप सादात है तो आप वहां से आए थे, जी सैयद है तो जाहिर वहीं से आए थे। अब 97% जो है शिया है, 98% शिया है ईरान के अंदर, तो कितना कन्वर्टेड है जरा ये बताइए भाई। ईरान भी तो कन्वर्ट हुआ था। तो काली पगड़ी वाले कितने आए थे हमारे सैयद लोग, गए शिया हजरात वहां पहुंचे हैं। इमाम रजा ने अलैहिस्सलाम ने तो फैलाया था वहां जाकर के शिया मजहब को, वो किया, तो लोग कन्वर्ट हुए। डीएनए तो बदला नहीं भाई उनका। जी ईमान लिया है वो एक अलग चीज है। आप कुछ पूछ रहे हैं? लेकिन जी कैप्टन रिजवी, सवाल ये है कि भारत में हमने देखा कि भारत की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए रिलीफ मटेरियल भी पहुंचाया गया, लेकिन जो 15-16 दिन का ये वक्त बीता है, इसमें जो एक बड़ा तबका था वो ये एक नैरेटिव आगे बढ़ा रहा था कि जालिम जालिम के साथ है, यानी कि जो भारत की सरकार है और इजराइल दोनों जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, तो जालिम जालिम मिलकर एक साथ हो रहे हैं और फिलिस्तीन के लोगों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। जबकि फिलिस्तीन या इजराइल की बात करें तो भारत की नीति आज से नहीं दशकों से एकदम क्लियर है, और वो सारी चीजें लगातार क्लियर भी दिखी है, चाहे हमास का हमला हो, फिलिस्तीनियों के हक की बात हो। भारत हमेशा पीस की बात करता है, तो ये नैरेटिव क्यों इतने दिन से आगे बढ़ाया जाता रहा है कि जालिम जालिम के साथ है? विदेश नीति, भारत की नीति को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की चीजें क्यों देश के अंदर चलाई जा रही हैं? क्या इलेक्शंस को लेकर ये सारी चीजें ज्यादा उनको हवा दी जा रही है, गलत फहमियों को, ताकि लोगों में इस तरह की बातें फैलें और वोट बैंक को बढ़ाया जा सके, साधा जा सके? आप कहाँ वोट बैंक ले आई हैं अंबर? ये वोट बैंक का नहीं है, ये जज्बाती है। जो मुसलमान है ये जज्बाती है। और जब कोई कहते नहीं कि जब मुसीबत आती है मुसलमानों पे, चाहे किसी फिरके का हो, मैं यहाँ शिया सुन्नी और इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आती है तो सारे एक हो जाते हैं। और वो क्रिमिनल है तो उसको भी सपोर्ट करने लगते हैं। वो इंडिया में भी कई बार देखा गया है। और भारत की तो नीति रही है कि फिलिस्तीनियों को सपोर्ट इस गवर्नमेंट से पहले वाली भी गवर्नमेंट करती थी, इस गवर्नमेंट ने भी अपना दिखा दिया, ये भी सपोर्ट करती है। बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात भी हुई थी प्रेसिडेंट जो फिलिस्तीन के हैं महमूद अब्बास साहब से उनकी बातचीत हुई थी। और देखिए महमूद अब्बास साहब का खुद का बयान आया है कि हमास के लोगों ने ये टेररिज्म फैला करके इन लोगों ने हमारे कॉज को डैमेज किया है। हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हक की, तो उन्होंने डैमेज किया है, हमें नुकसान हुआ है, और हमसे हमास से कोई मतलब नहीं है। अब मैं हमास की तरफ आना चाहता हूं। जो हमला हो उन लोगों ने किस ढंग से किया, एक बड़ी स्टेट से हमला किया। वो स्टेट है जो न्यूक्लियर स्टेट सो कॉल्ड है, और वो किसी भी कंट्री से दो हाथ कर सकती है। अरब इसराइल वॉर हुआ था, और क्या कितने दिन चला था, 6-7 दिन का वॉर था, तबाही मची थी। तो इतने वो कैपेबल हैं, सक्षम हैं इसराइली कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनका एक कॉन्सर्ट हो रहा था वहां पे, 700 लोग तो वहीं मर गए, बाहर के लोग भी आए थे, अमेरिकन भी थे। इन्होंने ऐसे अटैक करी। अरे भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इसको कहीं से सपोर्ट कर रहा हूँ किसी टेररिस्ट अटैक को, कि आप टेररिस्ट हो, आप अटैक करते हो, उधर से हमले होते हैं, उधर से आप मारे जाते हो, या वो आप मार लेते हो। लेकिन आपने एक मिलिट्री की तरह से अपने अटैक करी, नेवी समंदर के रास्ते से आए, वो फिर उड़ करके भी आए, फिर नीचे से भी उनकी इन्फेंट्री टाइप से चली, उन्होंने हमला अचानक कर दिया उनके ऊपर। तो फिर जवाब दिया इसराइल ने जवाब दिया, उसका क्या हुआ, तबाही मच गई पूरे गाजा पट्टी में इतना कंजेशन है, इतना ज्यादा वहां पर आबादी बढ़ गई है। अब सुनकर आपको अजीब लगेगा, WHO की रिपोर्ट आई है कि अभी इसी महीने, इसी 20 दिन के अंदर 50,000 औरतों की डिलीवरी होने वाली है। उस छोटी जगह में 50,000 औरतों की डिलीवरी होने वाली है। और हमास का अपना एक वो है कि साहब जितने ज्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे, हम फाइटर पैदा करेंगे। वहां के बच्चों के दिमागों में बैठा रखा। औरतें मजबूर हैं, जो बाहर निकल के जा रहे हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं, हमास के बड़े लीडर का लड़का निकल गया और उसने एक किताब लिखी है, उसने बयान दिया, उसके ऊपर किताब आई है, मैंने देखा था जी, सन ऑफ हमास। जरा उस किताब को पढ़ लें। हम तो अपने सारे उलमाओं को भेजना चाह रहे हैं, जरा पढ़ लो कि लड़का कह क्या रहा है, कि अंदर होता क्या। बाहर बैठ गए, अरे मुसलमानों पे इसराइल ने कर दिया। ठीक है, इसराइल ने कर दिया, आपकी नहीं बनती है, आपकी
जो एक लड़ाई चली आ रही है वो अल-कुद्स को लेकर है, अल-कुद्स के ऊपर उनका कब्जा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेगा तो 70% कब्जा है फिलिस्तीनियों का नमाज पढ़ने अंदर जाते हुए, और यहूदी बाहर दीवार पकड़ के खड़े रहते हैं, क्रिश्चियन दूसरी दीवार पकड़ के खड़े रहते हैं। ये सच्चाई है, सब जानते हैं। और वो इबादत की बात अगर आप यहाँ करिएगा तो इजरायली भी इबादत आप ही की तरह करते हैं, या आप उनकी तरह करते हैं। नमाज वो भी पढ़ते हैं 5 वक्त की, अजान उनकी भी होती है, वो आप अल्लाह अकबर कहते हैं, वो हिशाम कहते हैं, हाशिम कहते हैं, उससे उनकी अजान शुरू होती है। एक हाथ कान पे रख के अजान पढ़ते हैं, जैसे हजरत बिलाल ने पहली बार अजान पढ़ी थी, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान करवाई थी उनसे, तो एक हाथ दाहिनी तरफ कान पे रख के अल्लाह अकबर कहा था। उनके आज भी यहूदियों क्या एक हाथ कान पे रख के अजान होती है। और 5 वक्त की जो नमाज होती थी यही होती थी आपके जोहर की, यही असर की होती थी। उन लोगों ने 5 को 3 में कर दिया है, जोहर की असर की 1 कर दी है, और मगरिब की ईशा की 1 कर दी है, और सुबह फजर की होती 3, इसलिए कि उनके मुल्क में आबादी कम थी, मुल्क पर डेवलपमेंट करना था, टाइम उनके पास कम था, तो उन्होंने कहा 5 वक्त के बजाय हम 3 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और नमाज पढ़ते हैं वो सिर्फ रुकू में नहीं जाते हैं, बाकी सजदा भी करते हैं। उसी तरह से तरतीब है जो तरतीब हमारे यहाँ है, वो सिर्फ रुकू में नहीं जाते हैं, सीधे सजदे में जाते हैं और सलाम भी फेरते हैं। आप जाके देख, ये आज तक किसी मौलाना ने ये बताया है मुसलमानों को कि यहूदियों की इबादत भी आप जैसी है, बस उनके सूरे अलग हैं। वो हजरत इब्राहिम को, और आप देखिए जब हजरत इब्राहिम या हजरत जिब्राइल की बात आती तो उसमें भी आप बुरा भला नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली। हमास के चार्टर के ऊपर है, मैं बोल चुका हूं, मैं फिर आपके जो चैनल पर जरूर कहना चाहूंगा, हमास के चार्टर के ऊपर है कि हम इजराइल को, यहूदियों को दुनिया से खत्म कर देंगे। वो हमारा बड़ा दिन होगा, हम इजराइल नाम को खत्म कर देंगे हम इस दुनिया से। और बनी इजराइल का जिक्र 25 बार कुरान मजीद के अंदर आया है। क्या कुरान मजीद में कुछ करेक्शन की जा सकती है? या बनी इजराइल का जो हजरत इसहाक के बेटे हैं, बच्चे हैं, और हजरत याकूब के उनके बच्चों को क्या जिक्र आया है, उन्हीं के नाम से बनी इजराइल कहा गया है। और बनी इजराइल में रहने वाले भी बनी इजराइल कहलाते हैं। एक किसी साहब ने मुझसे कहा उनके बेटों को नाम है बनी इजराइल, वहां के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, ये भी है। ये तर्जुमा है अल अज़हर यूनिवर्सिटी का, मेरे पास इन राइटिंग, मैं दिखा सकता हूँ। और इजराइल में तो 20 से 25% मुसलमान भी। हाँ, तो अब वो आप कैसे उनको हटा देंगे? कुरान मजीद से हटा नहीं सकते हैं, तो आप दुनिया के नक्शे से कैसे इजराइल को हटा देंगे? और रही इजराइल के ऊपर कब्जे की बात, ये इजरायली लोगों ने वापस आना शुरू किया है। जब ब्रिटिश वहां से वाइंड अप कर गए थे, ब्रिटिश ने ही ये जो हिंदुस्तान में किया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी बीच में इजराइल को रखा उन लोगों ने। ये जाते जाते ये बीच में फाड़ करके गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है गाजा पट्टी और रमल्ला, वेस्ट बैंक जिसको हम कहते हैं। अगर ये मिला वो होता तो इतनी मुसीबत नहीं होती। रमल्ला वालों से ही इनकी गाजा पट्टी वालों की नहीं बनती, क्योंकि गाजा पट्टी वाले जो ज्यादा इन्फ्लुएंस में है ब्रदरहुड के, ये उनके इन्फ्लुएंस है अल शबाब के, जो इजिप्ट के अंदर इस तरह की इंतहा पसंद इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि इजिप्ट के अंदर 40% क्रिश्चियन है, 60% मुसलमान है, तो वहां भी ट्रबल करते हैं अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। अल शबाब है, ब्रदरहुड है, तो उनसे तालमेल गाजा पट्टी का है, गाजा के हमास से। तभी इजिप्ट ने अपना रास्ता बंद कर दिया था कि हमास वालों को या हम गाजा पट्टी वालों को अपने क्या नहीं आने देंगे, यहाँ आकर ट्रबल करेंगे। अभी हुआ ना जी बिल्कुल। अब वो देखिए वो अब, हाँ, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मिलिट्री तरह अटैक करी। जब आपने उस तरह से रॉकेट में कोई किसी की तरफ का बच्चा मरे, किसी तरफ की कोई औरतें मरे, बेगुनाह मरे, इनका मतलब भी नहीं होता, उनके मर जाते होंगे लड़ने के लिए, उनके औरतों को मतलब कि अगर औरतों से कहिए तो वो खुद रोती हैं बैठ बैठ करके, उनका बच्चा मर जाता है, उनका शोहर मर जाता है। मैं गाजा पट्टी क्या, मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं इजरायली वालों की बात कर रहा हूँ। मौत जो है दुखदाई होती है, दुखद होती है, अफसोसनाक होती है, किसी की हो, ये गलत है, सीधी सी बात। बिल्कुल, वो इजराइल ने अटैक किया, वहां औरतें बच्चे मरी, वो भी गलत है। बिल्कुल। लेकिन कैप्टन रिजवी, जिस तरह से ये जंग अभी तक जारी है और इजराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों की ठिकानों पे लगातार हमला कर रहा है, ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका दावा है कि कहीं ये, या फिर कहें कि एक कंसर्न है कि कहीं ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना आगे बढ़ जाए। आपको इस पे क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने के आसार है, या कोई शांति बीच में भारत जैसे लोग मध्यस्थता कर सकते हैं, या कुछ? आप क्या कहते हैं इस पर? आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी जी, कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, और मैं कई जगह बोला हूँ, और आपके मैंने काफी महीने पहले बात बोली थी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है बहुत तेजी के साथ।
आप देखिए कि अमेरिका दूर जा चुका है, मिडिल ईस्ट से दूर हो चुका है। रशिया की यूक्रेन की लड़ाई ने नाटो को और जो ये रशियन बैक कंट्री के लिए रशियन ब्लॉक की जितनी कंट्री थी उनको मानने वाले थे वो अलग हुए। और सुनिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी अजीब गरीब बात है, आपके श्रोताओं के लिए सुनाइए, इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा, हमारे लोगों को करिएगा। यूक्रेन की लड़ाई और रशिया की लड़ाई भी तो मजहबी लड़ाई है, कैथोलिक और मैथोडिस्ट की है। ये भी मैं आपके शायद बोल चुका हूं। आप यूक्रेन जो है मैथोडिस्ट है, और नाटो फोर्सेज जितनी नाटो कंट्रीज है वो आपको मिलेंगी 100 में से 80% जो है वो सब मैथोडिस्ट हैं। अमेरिका मैथोडिस्ट है, और हमारे ये जो पुतिन साहब है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, ये कैथोलिक है, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ये आपने देखा होगा, जब वॉर शुरू होने से पहले उन्होंने वॉर का जो बटन दबाया गो किया है, तो पहले अपने जो बड़े पादरी थे उनसे मिलकर निकले हैं मॉस्को में, उनसे मिल करके आए हैं, और मिल करके उनका जंग शुरू करी। आप उनसे इजाजत ली तो जंग शुरू करी थी पुतिन ने, और वो लड़ाई भी मैथोडिस्ट और कैथोलिक की चली आ रही है। तो अमेरिका अलग थलग पड़ गया था, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हुआ। अब देखिए वो प्रिंस सलमान सऊदी अरेबिया के आगे तो वो भी सुन नहीं रहे, उनके अमेरिकन की फोन नहीं उठाते। उधर ईरान के साथ पैक्ट हो गया रशिया का, डिफेंस पैक्ट है, उनकी डिफेंस के 4 बेस बन गए रशिया के ईरान के अंदर। चाइना इनके साथ है, ये चाइना तो वैसी अमेरिका से बनती थी। तो ये वॉर इंटेंशनली करवाया गया है, आप समझ नहीं रहे, ये वॉर कराया गया है। ये जो हमला जिन्होंने कराया है, ये इसको ध्यान हटाने के लिए यूक्रेन से और रशिया का, ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं जा रहा है। इन अदर 10-12 डेज किस बात पे हो जाएगा, कौन हमला करेगा, किस पे करेगा? गाजा पट्टी खत्म हो गया, रमल्ला के जो फलस्तीनी है वो उनके साथ नहीं, अब बचा कौन? अब कौन कर? अब यही हो सकता है कि ईरान कर ले, या हिजबुल्लाह उधर अटैक कर दे। हिजबुल्लाह अटैक करेगा तो लेबनान पर अटैक कर देगा इजराइल। तो हिजबुल्लाह कितना लड़ पाएगा इजराइल से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। या ये हो सकता है कि सीरिया के बॉर्डर के ऊपर, हालांकि उनकी यूनिट अभी ईरानी यूनिट अभी है सीरिया के अंदर, वो बगदादी के टाइम से गई, वापस नहीं गई है। आईसिस से जब फाइट कर रही थी वो यूनिट है भी इनकी सीरिया के अंदर, वो आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ईरान कभी डायरेक्ट वॉर में इंगेज नहीं करेगा अपने आप को, याद रखिएगा। उनको तजुर्बा अच्छा है ईरान इराक वॉर का, वो इंगेज नहीं होंगे, 2000 किलोमीटर दूर बैठ करके इन सबको लड़ाते रहेंगे। उसको मैं बार बार फिर दोहराऊं कि साहब ईरान ने जो है अर्मीनिया को सपोर्ट कर लिया था, उनको ही सपोर्ट कर दिया, वो हो गई पुरानी बात जी। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइम मिडिल ईस्ट कह लीजिए और आप सेंट्रल एशिया के अंदर के लिए ईरान जो है अपनी सुपरमेंसी के लिए, अपनी पॉलिटिकल विल जो उनकी है कि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री को अपने को रखना चाह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो चाहे हमास सपोर्ट करें चाहे हिजबुल्लाह सपोर्ट करें। वो और मैं फिर आपके भी दोहराना चाहूंगा, मैं किसी उमल कुरा के किसी वहाँ के उलमा अकराम को या कौम के किसी उलमा अकराम को या नजब शरीफ के किसी उलमा अकराम की शान में मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ईरान की पॉलिटिकल विल जो है, जो पॉलिटिकल उनका एंगल है, मैं उनको बता रहा हूँ गलत है। वरना इनको अजरबैजान को सपोर्ट करना चाहिए था जब इनकी लड़ाई चल रही थी क्रिश्चियन स्टेट से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन अगर देखें तो लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर कुछ पॉलिटिक्स को मिक्स करके उनको लगता है कि अगर जो ईरान पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो मतलब वो सब कुछ, वो इस्लाम और सब कुछ उस तरह की कुछ उस एंगल से देखते हैं। खैर, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत फिलिस्तीन और इसराइल दोनों ही के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने में लगा हुआ है, जिस तरह से हमने बीते दिनों में देखा है। जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं कि इस पूरी जंग या पूरे क्राइसिस को संभालने में भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? भारत में चाणक्य थे, जितनी अच्छी कूटनीति हमको आती, हमको सीखने की जरूरत नहीं किसी से। और जब देश की बात आती है सारे एक हो जाते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। अब की इस मामले में देखा गया कि छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं वो शोर मचा रही थी। हमास की उनको पूरा नाम भी नहीं पता होगा, हमास की लीडर का कुछ, उनके नेताओं को ये भी नहीं मालूम होगा ये हमास है क्या चीज। वो फिलिस्तीन की हिस्ट्री भी नहीं जानते होंगे, वो शोर मचा रहे, अरे उन पे कब्जा कर लिया, अरे फिलिस्तीनियों पे इजराइली ने कब्जा कर लिया। अरे कहाँ कब्जा कर लिया? तो बेचारे सैकड़ों साल के बाद आए, अपनी जमीन खरीदी, अरबों ने महंगी जमीन बेची है यरूशलेम के आसपास की, उसको छोड़ छोड़ के शिफ्ट हो गए बड़ा पैसा लेकर के, तब इन्होंने वहां पे बसना शुरू किया है। यहूदियों ने जमीन खरीदी है अरबियों से, अपनी जमीन को खरीदा है, नेटिव तो ये वहीं के हैं।
कोई कह दे कि हजरत इब्राहिम नहीं थे वहां, या टेम्पल ऑफ माउंट वहां पर नहीं है? अब बताएं, इसका तो इनकार नहीं है ना। तो भी कैसे कर सकते हैं कि फिलिस्तीनी कब कहां से आए थे, कब से आए थे, और फिलिस्तीनी किस कबीले को बिलोंग करते हैं? नाम बता दीजिए मुझे अरब के, क्या मालिकी, क्या हनफी, क्या कुरैश, किस कबीले के हैं बता दीजिए। किसी कबीले की नहीं है ना। ये ना फिलिस्तीनी जितने हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक बंश है, इसमें मंगोल भी मिलेंगे, अब आपको इसमें अर्मेनियंस भी हैं, इसका सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, कुर्द इसके अंदर हैं, इसके अंदर आपको वो समरकंद से आए हुए लोग हैं, उनकी शक्लें देख लीजिए आप, मिक्स हो गई हैं। और उनके एक 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 उनके सूफी साहब कश्मीर भी आ गए थे आज से 600 साल पहले। वो अपना डीएनए उन्होंने भी छोड़ दिया, खाना पीना भी इनका कश्मीर से फिलिस्तीनियों को मिलता है, ये भी चौंकेंगे सुन करके, पत्थरबाजी उन्हीं से सीखी है। अच्छा जी। अब वो पत्थरबाजी कहते कश्मीरियत, अबे जहां जाएंगे कहेंगे हमारा, जहां जाएंगे कहेंगे हमारा, यार दूसरी जगह कहते हमारी, जबरदस्ती हमारी है। वो शुरू से वहां ब्राह्मण रह रहा था, तुम कितने मुसलमान आए थे यार कश्मीर का, हमारा कश्मीर हमारी, और वही वहां फिलिस्तीन में सारे हमारा, ब्राह्मण को कन्वर्ट करके बोल हमारा। दिया हमारे हैं, हो गए सब हमारे। आप इतिहास को बदले दे रहे हो, हिस्ट्री को बदले दे रहे हो। कुरान मजीद के अंदर जिक्र नहीं किया यहूदियों का? मदीना में क्या यहूदी नहीं थे क्या? बस बोलते चले जा रहे हैं, ये यहूदी वो आके उन्होंने फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। किसने ये शुरू किया था? मिस्टर यासर अराफात ने। मिस्टर यासर अराफात साहब की बैकग्राउंड पता है? इंदिरा गांधी ने तो उनको अपना भाई बनाए थे, मिस्टर इंदिरा गांधी तो मिलने के लिए भी आए थे यासर अराफात जी। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते थे, स्टूडेंट लीडर थे, वहां 2 बार जेल भी गए थे गुंडागर्दी करने। प्राइवेट जहाज भी दिया था। हाँ, वो तो बायोग्राफी भी लिखा है, मैं अपने मन से थोड़ा कह रहा हूँ, जब पूरी जहाज भी दिया था उनको जी। और उसके बाद वो आए, उन्होंने पीएलओ बना दी, पीएलओ में उन्होंने मिलिट्री विंग बना दिया। वो उसी में अल-फतह थी, इसमें ब्लैक सितंबर था, उसमें अमल मिलिशिया थे, उधर क्रिश्चियन मिलिशिया भी थे। 87 की बात है, मैंने तो नजदीक से देखा, 16 साल रहा हूँ उस इलाके के अंदर, मुझे सब कुछ पता है। वो दौर था रीगन का। अब देखिए, फिलिस्तीन पे एक बात को मैं कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अरबी भी कहते हैं। फिलिस्तीन का मामला खत्म हो जाता किंग फहद 1982 से लेकर 2005 तक थे। किंग फहद साहब ने, रीगन की कॉल आई किंग फहद के पास, ये बिल्कुल दर्ज है, ये पूरे आर्काइव में दर्ज है, उनके रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और सऊदी अरब के आर्काइव में दर्ज है। कहीं से बात होती किसी से, वहां पर नोटिंग होती है। प्रेसिडेंट रीगन का फोन आया, ये आपके श्रोताओं के लिए बहुत ही एक नोटिंग दे रहा हूं मैं, इसको याद रखिएगा। किंग फहद को रीगन का फोन आया, प्रेसिडेंट रीगन ने कहा कि कॉन्ट्रा रेबल को आपको सपोर्ट करना चाहिए, मुझे आपकी इसकी मदद की जरूरत है। कॉन्ट्रा रेबल्स का नाम पहली बार सुन रहे हो सकता है कि बहुत से श्रोता। कॉन्ट्रा रेबल थे साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री थी, उसका नाम था निकारागुआ के प्रेसिडेंट उस जमाने में हुआ करते थे डैनियल ओर्टेगा थे, कम्युनिस्ट माइंडेड थे, कम्युनिस्ट रिजीम थी वहां पर, और जो अमेरिका से फाइट कर रहे थे। उसी तरह एग्जैक्टली क्यूबा में थे, हवाना के अंदर, हमारे वो क्या बोलते हैं जो कम्युनिस्ट लीडर थे, क्या फिर्नांड मार्कोस कुछ करके इसमें नाम था, जो वहां के थे, मैं नाम उनका नहीं याद आ रहा, लेकिन हम अपने निकरागुआ की मैं बात करूंगा। तो उन्होंने ये कहा साहब कि वो हमको कॉन्ट्रा रेबल्स को सपोर्ट करना है, सऊदी अरब अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। किंग फहद ने उसी टाइम उनको जवाब दिया, ये रिकॉर्डेड है सऊदी अरेबिया के, हम इसको तस्दीक करवा सकते हैं सऊदी अरेबिया एम्बेसी से। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के बारे में आपकी क्या राय है, तो फिलिस्तीन को भी इस तरह जगह दे देनी चाहिए। तो रीगन ने कहा यस ऑफ कोर्स। जैसे ही फोन कटा, किंग फहद ने कहा यासर अराफात को फोन मिलाओ। यासर अराफात को फोन पे ढूंढा गया, ये तो इधर उधर रहते थे। उस जमाने में पीएलओ नाम था, पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे लखनऊ शहर में भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, दिल्ली में पढ़ रहे थे, फ्री पढ़ते थे ये लोग, और वहां फिलिस्तीन के स्टूडेंट, याद होगा हमारे दोस्तों को। फोन किया यासर अराफात से कि आपको मुबारक हो, किंग फहद के अल्फाज हैं, मुबारक हो, आपका फिलिस्तीन बन रहा है, मेरी बात हो गई। यासर अराफात ने कहा मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। उसके बाद यासर अराफात जमीन दोज हो गए, गायब हो गए, कि उनको फिलिस्तीन चाहिए नहीं था। फिलिस्तीन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लड़वा रहे थे। जब पता चला कि फिलिस्तीन बन जाएगा, वो जगह मिल जाएगी, और किंग फहद और रीगन ऐसा आदमी कह रहा है, तो हमारी तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। भाई साहब दौड़ लगा दी उन्होंने तो, और ये हिस्ट्री के अंदर है, ये वहां के रिकॉर्ड के अंदर है सऊदी अरेबिया के जी। और ये प्रिसाइजली वो दौर था जब मैं वहां पे काम कर रहा था, ओके। यूएसजीएस मिशन में जी।
अब लोग कुछ कुछ कहते रहे, मैंने तो अपनी आंख से देखा, सुना भी, पढ़ा भी। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, अरब न्यूज होता था और कुवैत आपका वो होता था अखबार कुवैत का, खलीज टाइम, वो हेडिंग थी। ये सारा अरफात गायब हो गए, उनको चाहिए ही नहीं था फिलिस्तीन, ये सर फोड़ रहे बेवजह का। हाँ, यहाँ पे तो ये सर फोड़ने में लगे कि देखिए रिफ्यूजी आए थे, उनको घर में बसाया, अब वही हमारी जमीन छीन रहे हैं, जुल्म, ये वो अब बड़ी अजीब सी विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवी, आपने इतनी सारी अहम बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत खासी जानकारी इस पूरे मुद्दे पर मिलने वाली है, क्योंकि बहुत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बहुत जय बहुत हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।